अब बात करते हैं हम लोग एस ब्लॉक के बारे में। फटाफट से करेंगे इसको, बहुत इजी है। मेरे पास होते हैं दो ग्रुप्स, ग्रुप वन ग्रुप टू, लिथियम सोडियम। सबसे पहला सवाल, क्या हाइड्रोजन आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है? हम बोलेंगे हाइड्रोजन इज नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट। पहली बात तो ठीक है, नो डाउट कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इट इज 1s1, बट उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात देखी गई है कि जो आपका H होता है, इट हैज सम प्रॉपर्टीज which is resembling with metals like your group 1 elements and also with group 17। इसलिए आप उसको S ब्लॉक नहीं कह सकते हो। H बस अकेला अपना पड़ा रहता है। फिर you have two groups, group 1 group 2 having configuration। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं नॉर्मली ही बात करता हूं ग्रुप 1 के लिए, तो इट इज हैविंग NS1 और NP जीरो कॉन्फ़िगरेशन। इसी की आती है NS2 NP जीरो कॉन्फ़िगरेशन। नाउ NP जीरो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है इस केस में? मैं NP जीरो क्यों लिख रहा हूं इस केस में? बिकॉज यू मस्ट नो कि आपके पास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स या हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। इस सवाल इंटरेस्टिंग, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको कह दूं कि लिथियम प्लस में कितने वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद हैं, आपका सबका जवाब क्या होगा मालूम है? एक। गलत है ना वो? समझा है? कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि लिथियम प्लस में या मैग्नीशियम प्लस टू में हाउ मेनी अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज देयर, तो सब जवाब जो देंगे, अगर बात करता हूं लिथियम प्लस की तो आप बोल दोगे एक। अगर बात करूंगा मैं बेरिलियम प्लस टू की तो भी आप बोलोगे मुझे एक। अगर बात करूं मैं मैग्नीशियम प्लस टू की तो भी आप मुझे एक ही बोलने वाले हो। सब आप मुझे एक बोलोगे। क्या बोलोगे? सर वहां पे 1s वाला खाली है, वहां पे 2s वाला खाली है, आप ये करके मुझे बोलोगे ऐसे। लेकिन एक्चुअली में इफ आई टॉक अबाउट द वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पर एक्चुअल में मेरे पास एक खाली है 2s का और तीन खाली है 2p के। तो एक्चुअल में चार ऑर्बिटल मेरे पास खाली है। यहां पर मेरे पास चार ऑर्बिटल खाली है। अब सवाल यहां पर आएगा, अब मैग्नीशियम में आपके अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूं, कहां से निकलते हैं? 3s से। तो 3s 3p भी होता है और 3d भी होता है। 3s 3p 3d भी आपके पास अवेलेबल उस केस में रहता है। तो यहां पर आप देखोगे कि 5 और 3 8 9 ऑर्बिटल खाली है। सवाल देखो कितना सिंपल था, लेकिन जवाब तुम लोग गलत करके आते हैं हमेशा। अब नहीं करके आओगे, चलो। फिर दे आर कॉल्ड अल्कली एंड दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। सिंपल है, बिकॉज दे नॉर्मली दे मेक हाइड्रोक्साइड्स। दे आर बेसिक इन नेचर। बहुत सिंपल सी बात है, कोई सिंपल बड़ी बात नहीं है इसमें। मैंने ऐसे अल्कली मेटल, अल्कली बेसिकली क्या होते हैं आपके पास? which are water soluble bases। जब आप डालते हो उनको पानी में, they give OH negative ion। so यहाँ पे you can see कि आपके ये सोडियम है, लिथियम है। यहाँ पे what you can understand is the nature of the element crystal system। ठीक है? आपके जो भी सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, ठीक है, दे हैव अ क्रिस्टल सिस्टम। बीसीसी, एफसीसी, ये सारी बातें आपने सुनी होती है। व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड। एफसीसी वेस्ट सेंटर्ड। एफसीसी सिंपल क्यूबिक। ठीक है? सो चेक करो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, ऑल हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी नेचर। खत्म। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अच्छा, एक और चीज, अब अगर मैं यहां पर, मुझे सवाल और घुमाना है, सवाल में कैसे घुमा सकता हूं कि जो मेरा हीलियम है और जो मेरा लिथियम है या सोडियम पोटेशियम है, अगर मैं इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो कौन सी नोबल गैस को वो एक्वायर कर लेता है? विच नोबल गैस? ये सिंपल सवाल है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं सवाल थोड़ा और टफ कर दूं कि मान लो मेरे पास पोटेशियम प्लस है, नाउ विच इज द सक्सेसिव एंड पिछले वाली नोबल गैस कौन सी है? या पोटेशियम प्लस में जो कॉन्फ़िगरेशन बनी, उसकी अगली और पिछली में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? अब सवाल घूम रहा है। अब सवाल घूम रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या बोलेगा बच्चा कि अगर पोटेशियम प्लस है तो इट इज बेसिकली योर आर्गन। वो बोलते कट रहा है, वो तो नहीं है। उसने बोला अगली और पिछली। अगली कौन सी है? 36 वाली क्रिप्टॉन। पिछली वाली कौन सी है? 10। अगर उसे और सवाल घुमाना है, सुनो ध्यान से, कि अगली और पिछली में
कितने p इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कितने s इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कितने d इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब और घूम सवाल, पहले चेक करोगे कि क्रिप्टॉन है, फिर लिखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1:2 पूरी लिखो बैठ के, फिर लिखो आपकी नियॉन की, उसकी लिखो, चेक करो कि उसमें p कितने, उसमें p कितने हैं। उसमें डी तो है नहीं, पहली बात, उसमें डी है सिर्फ, तो उसमें डी कितने हैं उसके अंदर, 10 डी उसके अंदर, ऑब्वियसली बात है। 4s2 4 पीस बन जाएगा आपके पास। अब सवाल आपको घूमना शुरू हो गया है, तो दिस इज द एप्लीकेशन। ये मुझे मालूम है, सवाल आपका यहां से नहीं पूछने वाला वो कभी, वो सवाल मैं पूछ रहा हूं ऐसे वो घुमाएगा आपको। तो जब भी एक सवाल आता है, ठीक है, हमेशा देखो कि आप वो सवाल किस हिसाब से पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है। आप लोगों का एक नॉर्मल बिहेवियर रहता है कि जैसे अगर एक सिंपल सवाल आता है, आप ये देखते हो कि उसका आंसर हमेशा सिंपल होगा, नहीं। पहली बात, ऑलवेज चेक ऑल द ऑप्शंस। दूसरी चीज, हमेशा उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो अगर आपको वो आता है। अगर आपको मान लो उसके बारे में इतना नहीं पता है, देन गो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मेरे को 2 तो पता है, 2 पक्का नहीं होंगे, 2 में कंफ्यूजन है, देन यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस टू गेट योर आंसर्स। वो कब होता है, जब मुझे नॉलेज कम है उस क्वेश्चन के बारे में, वो हम तब देखते हैं नॉलेज नहीं, कम नॉलेज। अच्छा, फिर अब यहां पर आता है टेबल। आपका टेबल बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि अगर बात करता हूं रेडिया के बारे में, नॉर्मली आई नो दैट रेडिया आपका बढ़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लिथियम और लिथियम प्लस में कौन बड़ा है, तो आप लोग लिथियम बड़ा है। अगर पूछूं कि सोडियम और सोडियम प्लस में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सोडियम बड़ा है, बिकॉज न्यूट्रल एटम आपका कैटायन से हमेशा बड़ा होता है। न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज बिगर देन योर कैटायन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे इस केस में, अब इन केस यहां से अगर उसने क्वेश्चन पूछना भी है, कहां से, मेल्टिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट से, अगर सवाल उसने पूछना है। सवाल क्या पूछेगा, ट्रेंड देखो सिंपल है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। आपका बॉइलिंग पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे, वो नॉर्मल ट्रेंड से डिक्रीज कर रहा है, आखिरी में जाके थोड़ा सा वो बढ़ गया है। इन केस अगर उसने क्वेश्चन पूछना हुआ, तो पूछेगा और बोलेगा, स्टेटमेंट देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसमें से एक स्टेटमेंट डाल देगा इसमें से कि सीजियम हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बस खत्म। वो ऑप्शन बताने वाला आपको, वो एक स्टेटमेंट होगी, फिर वो आपको जज करनी है क्या वो सही के गलत है, ठीक है। वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ कि ग्रुप 1 में विच हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे सवाल थोड़ा पूछेगा नेट वाला। आपको वो देगा 4 स्टेटमेंट, उन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये हो सकती है, 3 अलग होंगी, बाकी 3 अलग होने वाली है, तो इसे मैच नहीं करेंगे कभी, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि यस, आई कैन से दैट लिथियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड सीजियम हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली, lithium has the highest boiling point and your rubidium has your least boiling point. तो आप जब भी आप टेबल पढ़ते हो, तो मेक श्योर, बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछेगा, अगर हाईएस्ट लोएस्ट ही पूछेगा आपसे, नॉट ये नहीं बोलेगा कि सेकंड हाईएस्ट क्या है, इतना नहीं जाएगा, वो पागल नहीं है, वो बच्चा कभी इतना याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाईएस्ट देखा, लीस्ट देखा, वो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आयनेशन थैलेपी बहुत ही, इट इज वेरी बेसिक। एज वी गो डाउन द ग्रुप, हमेशा वो चीज डिक्रीज करती है। तो आप यू कैन चेक लिथियम हैज द हाईएस्ट एंड सीजियम हैज द लोएस्ट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करती है। क्यों करती है, साइज बढ़ता है, आपका जो इंटरेक्शन होती है वो कम हो जाती है बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, वेरी इजी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन वेरी इजी, डिक्रीज करती है। ये बात आप जानते हो अच्छे से, दैट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, विच मींस वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। क्यों, साइज बड़ा है भाई, एनर्जी कम लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हाँ कि ना, बढ़ती है। अच्छा, इसलिए देखा गया है कि जनरल तरीके से जब आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिक्स होते हैं, एलिमेंट ग्रुप 15 से, ग्रुप 16 से, 17 से,
ग्रुप 1 ग्रुप 2 जब आपके मिक्स होते हैं 15 से 16 और 17 से, दे मेक आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, HF HF नहीं, चलो आपका LiCl LiF cesium fluoride cesium iodide, either it is pure ionic or it must be polar covalent compounds। कोई डाउट की बात नहीं है इस केस में, कहीं ना कहीं उन कंपाउंड्स में आपको एक डाइपोल देखने जरूर मिलेगा। और ये बात याद रखना हमेशा कि व्हेन आई से पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो जब आप उनको डालोगे इन सॉल्वेंट तो वो भी डिसोसिएट कर जाते हैं। दे ऑल्सो डिसोसिएट इन सॉल्वेंट इनटू आयंस। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन चेक कि लिथियम हैज द हाईएस्ट एंड आपका सीजियम हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ EN। डेंसिटी इज ए इंपॉर्टेंट केस। अब डेंसिटी से वो सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है, हाईएस्ट लोएस्ट, ओके। नाउ डेंसिटी अगर ट्रेंड देखोगे, आपका सोडियम से पोटेशियम में डेंसिटी आपकी यहां पर नॉर्मली घट रही है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। जब आप सोडियम से पोटेशियम में जाते हो तो यू ऑब्जर्व एब्रप्ट इंक्रीज इन साइज, और उस साइज के बढ़ने की वजह से आपका वॉल्यूम एकदम से बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह डेंसिटी आपकी कम हो जाती है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। सो व्हेन यू आर मूविंग from sodium to potassium, the increase in the size or the increase in the volume is the major factor। जब आप पोटेशियम के बाद जाते हो towards सोडियम सीजियम, तब mass becomes a major factor, not your size। यहां पर दो फैक्टर्स है। एक, अगर आप देखोगे नॉर्मल तरीके से साइज भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। अब साइज और मास में साइज कब डोमिनेंट है एंड व्हेन इज मास डोमिनेंट? सोडियम से पोटेशियम पे आपका साइज डोमिनेंट है, विच इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई। पोटेशियम के बाद देखोगे तो मास डोमिनेंट है, तभी आपका डेंसिटी बढ़ रहा है। और बहुत बढ़ रहा है, देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 0.86 से अगर देखोगे ऑलमोस्ट डबल है, डबल नहीं है, ऑलमोस्ट डबल है इसमें। ठीक है, अच्छा फिर out of these alkali metals, which metals have density less than water and more than water? Which has density less than water and more than water? ठीक है, ये सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है, ये सवाल भी आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, कोई डाउट की बात नहीं है इस केस में। खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब आप बात करते हो, हम बात करेंगे दो बिहेवियर्स की। पहला बिहेवियर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। जो दूसरे को हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में, खुद गेन करेगा। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर? जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा। जो दूसरे को हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में और खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अभी मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि आपके एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है इसके अंदर। आपके एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, जी हां, बिल्कुल सही बात है। जब आप जाते हो नीचे, लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा इजी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सीजियम। तो सीजियम मस्ट बी द मोस्ट, सीजियम मस्ट बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा होना चाहिए था दैट सीजियम मस्ट बी द वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट वो तब होता है जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट में। अगर आप इन्हीं मेटल्स को लेते हो, लिथियम से, पोटेशियम से, सोडियम सब लेते हो आप, और इनको लेते हो गैसियस में, तो आप ये देखोगे कि गैसियस में सीजियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट जैसे ही आप इनको डालते हो पानी में, जैसे ही आप डालते हो इनको पानी में,
Now things become different. Now when you calculate the reduction potential value, ई नॉट वैल्यू जब निकालते हो आप इन आयंस की, इन मेटल्स की, तो आप देखते हो कि लिथियम प्लस, यहां पर देखो लिथियम प्लस का वैल्यू देखो ई नॉट का सबसे ज्यादा है, फिर सीजियम का है, फिर रूबिडियम थोड़ा कम होता है, एंड बाकी तो आपका ऑलमोस्ट कम हो ही रहा है। रूबिडियम सीजियम ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू? पहला, लिथियम से लिथियम प्लस बनना, दैट इज योर आयनेशन एनर्जी। सॉरी पे पहला नहीं है, पहला होता है आपके पास लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बनना, पहला ये होता है, दैट इज कॉल्ड योर सब्लिमेशन। यहां पर हम देखते हैं तीन फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज सब्लिमेशन, जब आपका लिथियम सॉलिड से बन जाएगा लिथियम गैस। दूसरा फैक्टर है आपका आयनाइजेशन, जब मैं लिथियम गैस से बनाऊंगा लिथियम प्लस गैस, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तीसरा होता है हाइड्रेशन, जब उस लिथियम प्लस को डाला पानी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करता है दैट विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो है आपका हाइड्रेशन। लिथियम प्लस क्योंकि एक छोटा कटायन है, हमने बात करी थी उस दिन, याद है लोगों को? हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, क्या क्या होती है बताओ? एंड अरे इंद्रप्रीत, उससे पूछ रहा हूं मैं, मुझे तो आता है। चार्ज डिपेंड कैसे करता है दोनों पे? गुड, गुड, ठीक है। तो लिथियम प्लस का साइज छोटा, तो ज्यादा पानी घेर लेगा, ज्यादा पानी, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हिच डिसाइड्स दिस। और यही चीज डिसाइड कर रही है कि आपका जो लिथियम है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहीं पे मैं सवाल और घुमा देता हूं। हमने सीख लिया ई नॉट पोटेंशियल वैल्यू, फिर देखा हाइड्रेशन एंथैल्पी। सीजियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत पुअर होता है, कम होता है, देखो कितनी कम वैल्यू उसकी। फिर हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट टू फैक्टर्स आल्सो, दैट इज कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी। हमने डिस्कस किया था कि अगर कटायन का साइज छोटा, डाला मैंने उसको पानी में, उसको ज्यादा पानी घेर लेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, और अगर मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। सीजियम प्लस कैटायन तो बड़ा है, लेकिन पानी कम घेरेगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम प्लस। साइज छोटा, मास कम, मोबिलिटी ज्यादा, कंडक्टेंस कम इन कंपैरेटिव टू लिथियम प्लस। ये बात भी हमने देख ली है। आई होप इसमें कोई डाउट की बात मेरे को नजर तो नहीं आ रही है। तुम बताओ अगर तुम्हें कोई डाउट है। यस, जल्दी बताया करो तुम लोग यार, बताते नहीं हो ऑनलाइन, जल्दी बताओ। क्लियर है सर। चलो क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ फटाफट से। हैं? बताता हूँ अभी, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। हम्म reduction potential value you can calculate for any species.
उन वैल्यूज को देख के आप ये बताते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्लियर हुआ? अब सवाल नंबर दूसरा इसका जो बनता है, अगर तुम मेरे से बोलते हो कि सर आप कैसे बता रहे हो कि फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बाय लुकिंग एट द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उसकी पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव है। जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव उतना बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी पॉजिटिव उतना बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल, चलो और ज्यादा डीप में चलो सुनते हैं, चलो अच्छी कहानी है। रिडक्शन पोटेंशियल से आप क्या समझ रहे हो? अगर मैं इसका लिटिल मीनिंग पूछूं, वो तो मुझे मालूम है ई नॉट वैल्यू है, वो तो अलग है, दैट इज द वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसका मीनिंग पूछता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग पूछता हूं, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीसीज की टेंडेंसी रिड्यूस होने की, है ना, ये होगा मतलब। अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे? सर किसी भी स्पीसीज की टेंडेंसी रिड्यूस होने की, या किसी भी स्पीसीज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यही बोलूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत एग्जैक्टली फ्लोरीन की है। हाँ है। अगर बहुत नेगेटिव है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है। लिथियम की है नहीं है, उसकी नहीं यूज करने की। अब क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे आपका हाइड्रेशन था वैसे ही आपका मैं लिख दिया है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। ये भी आपसे ट्रेंड पूछ सकता है। एंट्रोपी देखोगे, एंट्रोपी में आपका पोटेशियम रुबिडियम। नाउ दीस ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर नेट पर्पस। ये आपका उठाए हैं ट्रेंड्स फ्रॉम द हाउसक्रॉफ्ट, सॉरी हाँ हाउसक्रॉफ्ट उठाए कुछ नहीं, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कोर्स, साइज छोटा है तो बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल होती है लिथियम के केस में, साइज ऑब्वियस सी बात है। ओहो इंटरेस्ट, ये सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है केस। सोडियम, अगर मैं आपसे बोलूं एमओटी बनाओ सोडियम का, ठीक है, आधे बोलेंगे सर क्या आप कॉमेडी करते हो, एमओटी सोडियम का N2 का तो आता नहीं है, एसोडियम बना ले। सोडियम में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मुझे मतलब किससे होगा? 3s से, बिकॉज वही तो आपका वैलेंट शेल है। 3s 3s सिग्मा 3s सिग्मा। सर ऑब्वियसली बात है, एमओटी में क्या होता है? एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग होता है। ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे 3s1 है, यहाँ भी 3s1 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो भर दिए, मिल गया आंसर। Na2 डाया, Na2 बॉन्ड 1। अब अगर मैं सवाल को थोड़ा और घुमाना शुरू कर दूं, सवाल जैसे, अब तुम आधे बोलोगे सर ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। हाँ नहीं करते, तुम्हें करना ही करते करते, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें क्या करना उससे? हमें मतलब किससे है? क्वेश्चन से। अब इनमें से मुझे बताओ कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, सवाल सुनो, इन सब 5 स्पीसीज में से विच एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट करती हैं बताओ वो डाया पैरा है, और उनका बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, करो। मुस्कान तुमको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. बोलो बोलो। देखो सबसे पहले चेक करो Na2+2 क्या ये एग्जिस्ट करती है? बोलो। No, sir. नो नहीं करती है, अच्छा चलो गुड, मान लेते हैं तो नहीं करती होगी। हाँ तुम बताओ। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर 0। अब करो करो।
एग्जिस्ट नहीं करना मतलब बॉन्ड जीरो होता है। जैसे करती है एम ही करती है। Na2+2 ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये करती है तो करते हुए दिखाया, ये करती है और ये भी नहीं करती। अरे +2 है, बनाए से +2 मतलब आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो निकाल दिए, काम खत्म, खत्म हो गया ना, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं तुम्हारे पास। 2 नेगेटिव में क्या होगा, 2 ऊपर डाल देंगे, खत्म, 2 - 2 0 हो गया। अच्छा, अब इन तीनों में से डाया पैरा बॉन्डर क्या है, ये आपका पैरा, ये आपका डाया, ये आपका पैरा। इसका बॉन्डर कितना हो जाएगा 0.5, इसका 1 है, इसका 0.5। अब अगर कंपेयर करूं बॉन्ड स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा आपका Na2 का, फिर स्टेबल होगा आपका Na2+ का, फिर होगा Na2 नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में है और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग इज स्लाइटली मोर अनस्टेबल एज कंपेयर टू योर बॉन्डिंग। ठीक है, अब सवाल देखो एक था, लेकिन उस सवाल में से आपके पास और सवाल कितने बन गए हैं, कितने सवाल आपके पास बन गए। क्लियर, तो यहाँ पे यू कैन चेक दैट लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आर सिल्वरी व्हाइट इन बेस बट सीजियम हैज अ गोल्डन येलो कलर, इट हैज अ गोल्डन येलो कलर। अब एक कुछ ग्राफ्स हैं, ये मैंने तुम्हें ग्राफ्स ऑलरेडी करा दिए हैं, तो इसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार जब नोट्स मिलेंगे तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है, हमने कर लिया ऑलरेडी। फ्लेम कलर, ऑब्वियस सी बात है, यस। यहाँ पर एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड शायद मैंने लिखा है नहीं लिखा है याद नहीं मेरे को। ट्रेंड ये है कि अबाउट दी वेवलेंथ, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी मैं ट्रेंड लेके नहीं आया इसका। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जब आप कंपेयर करते हो द ट्रेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन एल्कली मेटल्स का, वो क्या रहता है, वही इंपॉर्टेंट है, याद करना, हट जाना, सर्च करना, ट्रेंड ऑफ वेवलेंथ ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑफ योर एल्कली मेटल्स। अब ये कुछ कलर है इनके, लिथियम का कलर आपका देखो लाल है, क्रिस्टल रेड है, सोडियम का येलो होता है, इट इज वायलेट, रेड वायलेट, ये आपको याद होनी चाहिए, अगेन फॉर अ स्टेटमेंट पर्पस, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। डन, पढ़ लिया, एक बार देखो थोड़ा सा इसको, जल्दी देखो। पढ़ लिया, इजी है, कोई ऐसी बड़ी बात मुझे इसमें नजर नहीं आ रही। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इसको पढ़ो फटाफट से, जल्दी पढ़ो। मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट फर्क है ना, इस ये गलत है इसमें, ठीक है, ठीक है, चलो। डेंसिटी देखो फटाफट से पढ़ो, मैं पढ़ लिया, ठीक है, हमने बाइक पर रिवाइज कर रहे हैं इसको, पढ़ो पढ़ो। समझ में आ रहा है ना, कोई पॉइंट समझ में ना आए पढ़ने के बाद तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलो, गुड, डन, कोई बड़ी बात नहीं है। एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है, साइज बढ़ रहा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हम नहीं सीख रहे हैं इसके अंदर। ट्रू और फॉल्स, क्या आपका I2 एल्कली मेटल्स इज जनरली हाई, ट्रू और फॉल्स। देखो, अब यहां पर केस इंटरेस्टिंग है, केस पढ़ते हैं यहां पर अलग, करेक्ट। अगर मान लो मैं लिथियम और बेरिलियम की बात करता और डिस्कस करता IE1,
तुम क्या बोलते? ये अगर मैं डिस्कस करता इनका IE2 का तो क्या बोलते? अगर डिस्कस करता IE3 का, कुछ भी बोल देते हो है ना, बेरिलियम, आई लिथियम, लिथियम बेरिलियम लिथियम, गेम चल रही है यहाँ पर, देख तो लो। हाँ सोचो क्या है। लिथियम प्लस बन चुका है मेरा। व्हाट इज लिथियम प्लस? 1s2। व्हाट इज बेरिलियम प्लस? 1s2 एंड 2s1। ये आपका लिथियम प्लस है और ये आपका बेरिलियम +2। अब ये देखो, मैं गया लिथियम से लिथियम प्लस, लिथियम से लिथियम प्लस गया। अगर मैं गया लिथियम से लिथियम प्लस, फिर गया लिथियम +2, और फिर जा रहा हूं लिथियम +3, IE1, IE2, IE3। तो IE3 क्या होगा? जब आपने दो निकाल दिया ऑलरेडी, अब निकालोगे तीसरा, ऐसे करोगे। तो लिथियम +2 क्या होता है? 1s1। व्हाट इज बेरिलियम +2? 1s2। क्या आंसर मिल गया तुमको? बेरिलियम। समझ आ गया? बिकॉज 1s1 है, वो बन गया आपको हीलियम। 1s2 इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम ना। और क्या बन गया आंसर? 1s2 बेरिलियम +2। समझ आया? ऐसे सवाल करने आपको प्रॉपर देखना है। 1s2 से क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? हाँ, वो तो IE2 हुआ ना जो तुम बोल रही हो। कंफ्यूज हो गए ना, देखा? यहीं पे तुम कंफ्यूज हो गए, तभी मैंने ये बनाया फ्लो चार्ट। इसको देखो, लिथियम से लिथियम प्लस IE1, लिथियम प्लस से लिथियम +2 IE2, लिथियम +2 से लिथियम +3 IE3। मैं ये पूछ रहा हूं, ये वाले जो वैल्यू है IE3, वो किसकी ज्यादा है? समझ आ गया? सवाल ऐसे पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, थोड़ा दिमाग खर्च करना है। ठीक है, साइज बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मालूम है, सिंपल है। विच फॉर्म्स एन मिसिबल पेयर? मिसिबल पेयर क्या होता है कि जब आप आपके एल्कली मेटल्स को मेल्ट करते हो, मेल्ट करने पे वो आपस में मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीके से इन मॉल्टन स्टेट। ठीक है, तो जिसमें साइज इज कंपेरेबल, वहां पर हम देखते हैं दैट इट इज पॉसिबल टू मिक्स देम। जब जहां पर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, when the size difference is very very high, उस केस हम देखते हैं कि it does not form your miscible pair। तो इसमें सपोज आपका जो मिसिबल पेयर नहीं बनाएगा, एक आपके ये नहीं बनाएंगे, एक आपके ये नहीं बनाएंगे, एक आपके ये नहीं बनाएंगे, आपका बनाएगा लिथियम सोडियम, बिकॉज बिल्कुल आसपास है, बाकी जो एलिमेंट लिथियम के साथ बहुत दूर पड़े हुए हैं। साइज डिफरेंस इज वेरी ग्रेट इन अदर केसेस, हेंस लिथियम सोडियम विल मेक अ मिसिबल पेयर। मेटालिक कैरेक्टर, व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, काम खत्म, वही लिखा है सब इसके अंदर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल चीज है। चलो इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहला पढ़ने वाले पजांस रूल। पजांस रूल क्या कहता है, हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1 में। क्या कहता है? ये बताता है कि आपका जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में कितना परसेंट कैरेक्टर है कोवलेंट का। कंडीशन क्या होती है बताने की? कंडीशन होती है आपके पास, कैटायन का साइज जितना छोटा, एनायन का साइज जितना बड़ा, चार्जेस ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन हाई, फोर्थ pseudo noble gas configuration is more covalent than your true noble gas configurations। ठीक है, ये हमने देख लिया है। वैसे हम बात करते हैं कैटायन और एनायन, जब बात करते हैं, व्हेन आई से कैटायन, इट हैज द पोलराइजिंग पावर, एनायन मींस पोलराइजेबल टेंडेंसी। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? एक कैटायन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की अपनी तरफ, या उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, खुद दिमाग लगाओ, कैटायन क्या करेगा? कैटायन हमेशा अगले के एनायन को
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो व्हेन आई से कैटायन की पोलराइजिंग पावर व्हिच मींस टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू attract the electron cloud toward itself or to distort the electron cloud of the anion। वहीं मैं अगर कहता हूं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू गेट डिस्टॉर्टेड। सिंपल, ठीक है। अगर मैं सारी कंडीशंस को रिवर्स कर दूं, कंडीशन मैंने क्या पढ़ी, कैटायन का साइज छोटा, एनायन बड़ा, चार्जेस हाई, वो अगर मैं उन सबको रिवर्स कर दूं तो जो आपका कैरेक्टर निकल के आएगा दैट विल बी आयनिक इन नेचर, दैट विल बी आयनिक इन नेचर। तो ये बात आपको याद रहे। और यहीं पर आपको मैंने एग्जांपल यहां पर अगर ध्यान से देखोगे यू कैन चेक द एग्जांपल कि अगर मैं कंपेयर करता हूं पोलराइजिंग पावर कैटायंस तो जितना आपका कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है। अगर बात करता हूं पोलराइजिंग पावर एनायंस तो जितना चार्ज आपका अगेन एनायन पे बढ़ रहा है उसकी अगेन तो आप पावर इंक्रीज हो रही है। और अकॉर्डिंग टू फजान से चेक करो यहां पर कि मेरे पास which compound has the most character of covalent, silicon carbide charges +4 and -4 है, and also the anion has a greater size as compared to other anions। ठीक है। तो यहां पर देखोगे मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट आपके पास कि अगर आप कंपेयर करते हो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लीविंग एक्सेप्शंस, प्लीज एक्सेप्शंस को यहां पे लीव कर देना। मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इनवर्स टू योर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था फजांस रूल, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, आपको आती है, मुझे भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं रिएक्शन विद एयर। अब यहां पर चीज इंटरेस्टिंग सुनो ध्यान से। पहली चीज, आपका सिर्फ एक लिथियम ही एक मेटल है जो N2 के साथ रिएक्ट करता है टू गिव योर लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, बाकी आपके रिएक्ट नहीं करते हैं विद N2 गैस, सिर्फ लिथियम करता है आपका रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म योर लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, अच्छा, अब जब आपके एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद योर ऑक्सीजन, व्हेन योर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन तो यहां पे बनते हैं तीन तरह के ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड योर सुपर ऑक्साइड, एंड योर सुपर ऑक्साइड यहां पे आप देख सकते हो। सिंपल ऑक्साइड और पेरोक्साइड जो होते हैं दे आर कलरलेस। सिंपल ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड दे आर कलरलेस। सुपर ऑक्साइड इज नॉर्मली कलर्ड। अगर बात करता हूं KO2, व्हाट इज सिंपल ऑक्साइड? Li2O, दैट इज सिंपल ऑक्साइड। व्हाट इज पेरोक्साइड? Na2O2। व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? KO2। KO2। अगर बात करता हूं कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में फर्क क्या होता है, व्हाट इज सिंपल ऑक्साइड? O-2। व्हाट इज पेरोक्साइड? O2-2। व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? O2-1। अब सुनो, बहुत अच्छा गेम इसमें चलने वाला है। अब अगर मैं कंपेयर करता O2-2 एंड O2-1 तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? ऑब्वियसली बात है, जब आप इसका MOT बनाओगे तो O2-1 विल बी हैविंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5, लेकिन O2 नेगेटिव का बॉन्ड होगा 1। नीचे पेरोक्साइड में नीचे 6 है, ऊपर 4 है, 6 बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, 6 - 4 1। और सुपर ऑक्साइड 3 ऊपर है, 6 नीचे है, 6 - 3/2 1.5। दूसरा केस, अगर मुझे पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलेट स्पीसीज, अ डबलेट स्पीसीज और ट्रिपलेट स्पीसीज। अब समझ आया क्या सवाल है? O2-2, O2-1 में कौन सी स्पीसीज सिंगलेट है, डबलेट है,
ट्रिपलेट है इन ऑल थ्री विच इज सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट। अब याद होगा स्पिन वैल्यू कैसे निकालते हैं दिव्यांश? स्पिन वैल्यू निकालते हैं n/2 से, ठीक है। यू कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी बाय द फॉर्मूला 2s+1। क्लियर? जब आपकी वैल्यू 2s+1 अगर 1 आती है कैलकुलेटर पे, सिंगलेट 2 आएगी, डबलेट 3 तो ट्रिपलेट। अब किस केस में ये जो वैल्यू है, इन तीनों केस में ये वैल्यू 2s+1 की क्या बन रही है इंद्रप्रीत? पहले बताओ O-2 के लिए, और सिंपल ऑक्साइड के लिए 2s+1 की वैल्यू क्या बन रही है? सिंगलेट। क्यों? बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तुम O2-2 क्या बन रही है वैल्यू? यहां से देखो 2s+1। अब O2-2 है तो इसमें होता क्या है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सब के सब पेयर्ड है पेरोक्साइड में। MOT अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो O2-2 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। डी भी है। O2-1 में क्या है? एक अनपेयर्ड होगा, तो 2 × 1/2 ये डबलेट है। सवाल देख रहे हो कि वो सवाल कैसे घुमा सकता है? आपसे वो नहीं पूछ रहा है ये कि बताओ रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा कंपाउंड, वही पूछेगा जब रिएक्शन बनी, जो कंपाउंड बना, वो स्पीसीज जो है वो कैसी है, कलर्ड है, सिंगलेट है, डबलेट, वो क्या पूछ रहा है? ये पूछेगा पैराडाई क्या है वो। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था वैसे, लेकिन चलो, मैं चाह रहा हूं कि बस तुम लोग यू मेक अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑल्सो। एक सिंपल कंसेप्ट से भी एक मुश्किल सवाल वो कैसे पूछ सकता है, वो चीज तुम अपने दिमाग में आप चलाओ। सवाल सिंपल है, कुछ नहीं पूछा उसने, क्या बोला उसने? सिंपल ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब वो एक सिंपल चीज से क्वेश्चन को कैसे एडवांस कर सकता है, वैसा आपको ये बनाना है अपना पर्सपेक्टिव। ठीक है, चल। अच्छा, और अगर इसे इसे और एडवांस करना होता मान लो, तो बोल देता कौन सी स्पीसीज ईपीआर एक्टिव है या कौन सी स्पीसीज ईपीआर इनएक्टिव है। ईएसआर ईएफआर दोनों लोग, ईसीआर ईएसआर और एनईपीआर पढ़ोगे बाद में। मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी भी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर ईएसआर एंड ईपीआर एक्टिव, बाकी नहीं है। अच्छा, और सवाल यहां से वो क्या पूछ सकता है? सवाल वो पूछ सकता है मेरे हिसाब से इस केस में अगर पूछना भी हुआ तो ईएसआर ईपीआर हो गया है। चलो अभी इतना काफी है। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक्सप्लेन कर रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना कि सुपर ऑक्साइड क्या है, सिंपल ऑक्साइड क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है अबाउट द कलर, जस्ट रीड देम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑक्साइड से कलर भी लिख दिया है मैंने, देखो व्हाइट, ये आपको पता होने चाहिए। K2O क्या होता है? पेल येलो होता है। ये सारे कैसे हैं? ऑल आर सिंपल ऑक्साइड, उनके कलर आपको दे रखे हैं। रुबिडियम येलो, सीजियम ऑरेंज आपको दे रखा है। इन केस अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बस एक नॉर्मल तरीके से पता होना चाहिए। वैसे सवाल पूछेगा नहीं वैसे यहाँ से, लेकिन स्टिल चलो ठीक है, पढ़ लेना। नाउ हमने पढ़ा सिंपल ऑक्साइड, फिर पढ़ा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। ये सवाल पूछा गया है अभी, लास्ट ईयर पूछा था आपसे इन DU। अच्छा, एक और चीज, ओहो मैं बताना भूल गया, जितने भी अब यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका PhD एंट्रेंस भी होता है, उसको भर रहे हो? मालूम ही नहीं होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चेक करो, एंट्रेंस होते हैं PhD के, नहीं होते हैं?
हम्म, हाँ डीयू चेक करो, फॉर्म भरो, जाओ। नेट के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और विदाउट नेट भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं विच दे गिव स्टाइपेंड। 33,000 मिलता है स्टाइपेंड। डीटीयू चेक करो, इंटरेस्ट कब है। नॉट सिर्फ नेट गेट एंड जैम, हर एक यूनिवर्सिटी के चेक करो कि पीएचडी चेक करो। इवन साउथ, साउथ में यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी पक्का जिनका होता है इंटरेस्ट पीएचडी का, भरो तो। ठीक है, केयू चेक करो, डीयू चेक करो, पीयू चेक करो। ठीक है, करो। नेक्स्ट है सब ऑक्साइड्स, ऑक्टा यूनिट्स ऑफ मेटल विद ओ एट सेंटर। ठीक है, सिंपल है कि मेरे पास बीच में ऑक्सीजन है और चारों तरफ मेटल ने घेरा बनाया होगा, एंड इट इज मेकिंग अ ज्योमेट्री लाइक ऑक्टा ज्योमेट्रीज। ठीक है, एग्जांपल देखो, Rb6O, Cesium 7O, Rpn O2 एंड Cesium 11O3। अब ये तो ठीक है, सब ये तो हो गए चार ऑक्साइड्स ओवर। अब इसको चेक करो, जब मैंने सिंपल ऑक्साइड लिया और डाला पानी में तो क्या बना, जब मैंने लिया पेरोक्साइड डाला पानी में तो क्या बना, और जब मैंने लिया सुपर ऑक्साइड डाला पानी में तो क्या बना। सवाल अगर पूछेगा तो वो यहां से पूछेगा, आफ्टर यू डिप योर सुपर ऑक्साइड इन वाटर, it formed a base, it formed O2, it formed H2O2। very important। why KO2 is used in submarine, ये सवाल आपका पूछा हुआ है, किसने पूछा हुआ था सवाल। क्या करता है KO2, ये जितनी भी, अब सबमरीन में क्या होता है, सबमरीन बेसिकली आपका इट इज मोर इन वाटर, डीप इन वाटर। ठीक है, एंड O2 सप्लाई कम होती है बेसिकली। तो व्हाट KO2 डज इज, जो भी इंसान उस सबमरीन में होते हैं वे गिव अप CO2, वो KO2 उस CO2 को यूज करता है एंड कन्वर्ट्स इनटू O2, अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये काम करता है KO2, क्या करता है आपका, जो भी CO2 उस सबमरीन के अंदर है उसको यूज करता है एंड गिव्स अप O2। ठीक है, चलो। ओजोनॉइड्स, सब ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, हो गया। नेक्स्ट इज ओजोनॉइड्स, अ टाइप ऑफ MO3, O3 नेगेटिव। अब ये आपका एक तरह से अगर देखोगे ओजोन की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ओजोन। ओजोन क्या होता है? क्या होता है? अरे वो तो होता है, वो नहीं पूछ रहा हूं। ओजोन क्या होता है, डाया की पैरा, ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोनॉइड। ऑक्सीजन तो पैरा है, मालूम है मेरे को। ओजोन क्या होता है, ओजोन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट इज ओजोनॉइड, पैरा। मिल गया जवाब। क्या क्वेश्चन आएगा, O2 ओजोन और O3 नेगेटिव, पैरा, डाया, पैरा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब आ जाओ पानी के साथ रिएक्शन। ये तो देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, मैं इनको क्या ही कराऊंगा तुम्हारे लिए, कि जब आप डालते हो एल्कली मेटल्स को पानी में तो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड H2 गैस, एंड इट इज रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, और हाइड्रो ऑक्साइड्स का नेचर हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स एज वी गो डाउन द रूट क्या होता है, आपका बेसिक कैरेक्टर उन हाइड्रो ऑक्साइड्स का बढ़ता है। क्यों, साइज बढ़ता है, बॉन्ड होना इजी होता है, एंड OH कैन गो आउट वेरी इजीली, एंड OH कैन गो आउट वेरी इजीली। सिंपल सी रिएक्शंस है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें हमें नजर नहीं आ रही है। फटाफट से इसको पढ़ लो एक बार, फटाफट से इसको रीड करो, फटाफट से, जल्दी से पढ़ो।
हो गया? चलो, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ लेना है इसको, ठीक है? याद है तो ठीक है, नहीं याद तो छोड़ देना, मेरी तरफ से कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया। इंपॉर्टेंट है कि जब आप डालते हो एल्कली मेटल को अमोनिया के अंदर तो आपको मिलता है एक सोल्यूशन। दैट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, दैट सोल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है? दैट सोल्यूशन इज रिड्यूसिंग इन नेचर, दैट सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। The solution is conducting in nature because of the electrons. इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जो आपके अमोनिया सॉल्वेंट से घिरे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, रिड्यूसिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एक और चीज, इट शोज कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन, बोथ। यहां से बोथ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन, बोथ कैटायन एंड दिस इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसको थोड़ी देर और रखेंगे तो आपको मिलेगा मेटल अमाइड विद H2 गैस रिलीज, विद योर H2 गैस रिलीज्ड। अगर आप इसको रखेंगे थोड़ी देर और तो इट फॉर्म्स अ डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन एंड अ ब्रॉन्ज कलर सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल याद रहे, ठीक है? तो कंडक्टिव है, रिडक्टिव है, पैरा है, जब सिंपल पड़ा हुआ स्टार्टिंग में, उस सॉल्यूशन को आप रखोगे थोड़ी देर के लिए और तो होगा क्या आपके पास? इट इवेंचुअली फॉर्म्स व्हाट? a bronze colored solution, dia, ठीक है? And the solution is showing conductance because of both cation and anion। anion तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है गिरा हुआ आपके अमोनिया मॉलिक्यूल से, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया है इसको। इट गिव्स अमाइड एंड अगर इसको आप रखोगे थोड़ी और देर के लिए, इट गिव्स अमाइड एंड योर H2 गैस। ये था आपके पास। ओके, यहां पर देखो लिक्विड NH3 जो होता है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं अमाइड्स, लिथियम अमाइड की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम अमाइड, KNH2, तो नॉर्मली अगर मैं इनकी बात करता हूं अरेंजमेंट की, तो अमाइड आयन जो होता है इट फॉलोज योर FCC अरेंजमेंट। क्या होता है मतलब? अमाइड कहां पर होंगे? 6 फेस सेंटर पे, 8 कोने पे, और M+ होते हैं हाफ ऑफ टेट्रावॉइड। FCC अरेंजमेंट में होते हैं 8 टेट्रावॉइड होते हैं, तो 4 वॉइड से वो घिरा होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू योर जिंक ब्लेंडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? क्योंकि बाकी सवाल जो है वो उसने पूछ रखे हैं ऑलरेडी, कंडक्टिंग, रिड्यूसिंग पूछ रखा है उसने, ठीक है? दैट इज वेरी सिंपल केस। ये एक अलग क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछ सकता है। डन? चलो, अब ऐसा है, जल्दी से तुम लोग ये क्वेश्चन देखो। 6 और 7 पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पढ़ो। आंसर बनेगा बिकॉज ऑफ ब्लू कलर किसकी वजह से है? बी। इसमें आंसर क्या होगा? सीजियम, रुबीडियम, सी होगा ना? चलो,
नेक्स्ट इनको देख लेना, ठीक है। बताओ 27, 26, बताओ क्या आंसर है इसका। इसका बी, गुड। नेक्स्ट 27, which set of compounds in the following pair of ionic compounds has the higher lattice energy। मतलब इन मेरे पास एक दो तीन पेयर है, इन तीन पेयर में से किस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा, मतलब इसमें इसमें किससे ज्यादा है, इसमें किससे ज्यादा है, इसमें किससे ज्यादा है, ऐसे ही पूछ रहा है। लैटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्जेस एंड रेडिया है। करो क्या आंसर है इसका। फर्स्ट में इसका होगा, फिर इसमें इसका होगा, और इसमें इसका होगा। मिल गया आंसर, सिंपल है। जितना हाई चार्ज लैटिस एनर्जी हाई, जितना साइज छोटा उतना हाई लैटिस एनर्जी। चलो आज के लिए काफी है इतना, वरना बहुत जल्दी बोर हो जाओगे।